हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस का एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए, ये सीटेट पेपर 2 के लिए है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो पहला हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो रहेगा भोजन। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सीटेट जो है, सीटेट परीक्षा के विगत वर्षों के प्रश्नों पत्रों का विश्लेषण करने से यह ज्ञात होता है कि इस अध्याय में 2011 से एक प्रश्न, 2012 में 2 प्रश्न, 2014 में 2 प्रश्न और वर्ष 2016 में एक प्रश्न पूछा गया है। तो सीटेट परीक्षा में मुख्य पूछे गए प्रश्न मुख्यतः भोजन से, खाद्य परीक्षण से, खनिज लवण से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन प्रकरणों से संबंधित होता है। ठीक है, तो आज हम लोग फूड का जो चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, भोजन क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। देखिए भोजन, देखिए भोजन भोजन क्या होता है। भोजन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फूड। क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। ठीक है, और भोजन वह पोषक पदार्थ होता है, भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि, कार्य, मरम्मत और जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है। यानी भोजन का जो भोजन एक पोषक पदार्थ होता है जो कि किसी जीव के वृद्धि, कार्य, मरम्मत और उसके जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है। यह विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। ये कैसा मिश्रण होता है? विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है जिसकी मात्रा एवं उसके अवयव भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यानी इसका मात्रा और इसका अवयव क्या हो सकता है? भिन्न भिन्न हो सकता है। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होता है। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। ठीक है, अब देखिए भोजन के स्रोत क्या क्या होते हैं। भोजन के स्रोत, सोर्सेज ऑफ फूड, पौधे तथा जंतु उत्पाद दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत है। यानी हम लोग पौधे से भी भोजन प्राप्त करते हैं और जंतु से भी भोजन प्राप्त करते हैं। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त होते हैं। यानी हम लोग को जो अधिक अपना भोजन है वो किससे मिलता है? कृषि से प्राप्त होता है और पशुपालन से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के फसली पौधों से हमें विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। जंतुओं में गाय, भैंस, बकरी से हमें दूध, कुक्कुट से मांस एवं अंडे, बकरी तथा सूअर से मांस प्राप्त होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जंतुओं में गाय, भैंस और बकरी से हमें दूध मिलता है, कुक्कुट से मांस एवं अंडा मिलता है, यानी कुक्कुट मतलब मुर्गी। बकरी तथा सूअर से क्या प्राप्त होता है? मांस प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ पौधे हैं एवं उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थ हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या क्या है। पहला यहाँ पे फसली पौधा दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ भोज्य पदार्थ यानी उससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। देखिए अनाज, अनाज से हमें क्या क्या मिलेगा? चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा। अनाज से हमें क्या क्या मिलेगा? चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा। देखिए दूसरा है दलहन। दलहन में क्या क्या आता है? चना, मटर, अरहर, मसूर, मूंग। ठीक है, यानी ये दाल में शामिल होता है सारा। फिर उसके बाद आता है तिलहन। तिलहन से हमें तेल प्राप्त होता है। इससे हमें क्या क्या मिलेगा? सरसों, मूंगफली, सूर्यमुखी, तिल। ठीक है, फिर शर्करा फसल। ठीक है, शर्करा मतलब होता है चीनी। ठीक है, तो चीनी फसल जो होता है यानी ये किस में आता है? गन्ना, चुकंदर, ये सबसे हमें शर्करा फसल से क्या मिलता है? गन्ना, चुकंदर। ठीक है, बागवानी फसल, बागवानी फसल में क्या क्या आता है? चाय, कॉफ़ी, नारियल। फिर उसके बाद सब्जी, सब्जी में क्या क्या है? तो सब्जी में बहुत सारे सब्जी होते हैं। तो कुछ देखिए, कुछ का नाम है यहाँ पे आलू, परवल, कद्दू, टमाटर, गोभी, मूली, प्याज आदि। मसाले में क्या क्या आ गया? हल्दी, धनिया, मिर्च, इलायची, लौंग, अदरक, जीरा इत्यादि। फल में क्या क्या हो गया? आम, केला, नाशपाती, पपीता, संतरा, सेब। ठीक है, तो ये कुछ पौधे थे और उनसे प्राप्त हम लोग को क्या क्या भोज्य पदार्थ होते हैं वो कुछ यहाँ पे दिए गए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
देखिए भोजन के अवयव, ठीक है, भोजन के अवयव, भोजन के अवयव, भोजन की उत्कृष्टता उसमें उपलब्ध पौष्टिक तत्वों के आधार पर तय की जाती है। ये पौष्टिक तत्व ही भोजन के अवयव यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहलाते हैं, ठीक है। पौष्टिक तत्व भोजन में पाए जाने वाले वे रासायनिक यौगिक होते हैं जो भोजन में से अवशोषित होकर हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, ठीक है। यानी पौष्टिक तत्व भोजन में पाए जाने वाले वे रासायनिक यौगिक होते हैं जो भोजन में से क्या होते हैं, अवशोषित होकर हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक है, और हमारे स्वास्थ्य को क्या बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है भोजन के मुख्य अवयव, ठीक है। तो भोजन के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल एवं रुक्षांश होते हैं। ये सब क्या होते हैं, भोजन के मुख्य अवयव होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल एवं रुक्षांश होते हैं। स्वस्थ शरीर के लिए इन विभिन्न अवयवों की हमारे भोजन में उपस्थिति आवश्यक होती है, जो निम्न प्रकार है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें कौन कौन सा होता है, भोजन में क्या क्या पाया जाता है। पहला होता है पोषक तत्व, ठीक है। भोजन के वे घटक जिनकी आवश्यकता शारीरिक वृद्धि, ठीक है, यानी बढ़ने के लिए, जनन, स्वस्थ जीवन के लिए प्रचुरता में होती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। पौष्टिक तत्वों को सामान्यतः वृहत पौष्टिक तत्वों एवं सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए वृहत, ठीक है, यानी इसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट बोलते हैं, और एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स, और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स। देखिए पहला जो है हम लोग का वो है वृहत पौष्टिक तत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। आहार और ऊर्जा की आपूर्ति करने के साथ साथ शरीर के विकास एवं उसके विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जरूरी पौष्टिक तत्व बनाते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, सूक्ष्म खनिज तत्व और जल, ये सब वृहत पौष्टिक तत्व के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये पहला हो गया हम लोग का वृहत पौष्टिक तत्व, इसको इंग्लिश में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स बोलते हैं। आहार और ऊर्जा की आपूर्ति करने के साथ साथ यह क्या करता है, शरीर के विकास एवं उसके विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जरूरी पौष्टिक तत्व बनाता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, सूक्ष्म खनिज तत्व और जल वृहत पौष्टिक तत्व के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इससे हम लोग का क्या मिलता है, एक तो हम लोग का मतलब पेट भरने में काम आता है, और दूसरा इससे हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है, यानी इंस्टेंट एनर्जी हमें इस भोजन से प्राप्त होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सूक्ष्म पौष्टिक तत्व, ठीक है। सूक्ष्म पौष्टिक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स, इन तत्वों में विटामिन, जल और वसा दोनों में घुलनशील और आवश्यक सूक्ष्म खनिज तत्व शामिल होते हैं। इन पौष्टिक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति अच्छे स्वास्थ्य, कार्यात्मक दक्षता एवं उत्पादक के लिए मूलभूत आवश्यकता है, ठीक है। तो सूक्ष्म पौष्टिक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट से हमें क्या मिलता है, तो ये हमारे जो स्वास्थ्य के कार्यात्मक दक्षता एवं उत्पादकता के लिए मूलभूत आवश्यकता होता है। ये जल और वसा दोनों में घुलनशील होता है, ठीक है, और आवश्यक सूक्ष्म खनिज तत्व में शामिल होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, पहला जो हम लोग का न्यूट्रिएंट्स है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का एक और नाम है हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अथवा इसको हम लोग कीटोन बोलते हैं, यानी कीटोन, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं, जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बने होते हैं। किससे किससे बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है।
इन तीनों तत्वों का अनुपात कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है, तो जो कार्बन का अनुपात होता है वो 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 होता है, यानी 1:2:1 होता है। यानी कार्बन का 1 मात्रा, हाइड्रोजन का 2 मात्रा और ऑक्सीजन का 1 मात्रा होता है। अच्छा, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2O का होल n होता है, ठीक है, जहाँ n क्या होता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर हेतु ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। ये हमारे शरीर को ऊर्जा देने का ये क्या होता है, मुख्य स्रोत होता है। ये ऑक्सीकरण के पश्चात शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये ऑक्सीकरण जब हो जाता है फूड का, तो उसके पश्चात ये क्या करता है, हमें ऊर्जा देता है, ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 17 किलो जूल या 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है हमसे। यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना एनर्जी मिलता है हम लोग को, कितना ऊर्जा मिलता है, तो 17 किलो जूल या 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। हमारे शरीर की कुल ऊर्जा में से लगभग 60 से 80 प्रतिशत ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से आता है, ठीक है। यानी हमारे शरीर का लगभग 60 से 80% ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाता है। ये हमारे शरीर का लगभग कितना बनाता है भाग, 1% बनाता है। इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या क्या है, तो आलू, फल में केला, आम में मेन होता है। अनाज में चावल, गेहूँ, मक्का। शर्करा में क्या है, शहद, गन्ना, चुकंदर, जैम, रोटी, दूध आदि है, ठीक है। तो इसके मुख्य स्रोत आलू हो गया, फल हो गया, फल में जो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो केला और आम में पाया जाता है। फिर उसके बाद अनाज में चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया। शर्करा में क्या हो गया, शहद, गन्ना, चुकंदर, जैम, रोटी, दूध इत्यादि है। जब कार्बोहाइड्रेट का उपयोग आवश्यकता से अधिक किया जाता है तो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट शरीर में वसा यानी फैट के रूप में एकत्रित हो जाता है। इसे लाइपोजेनेसिस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लाइपोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। जीवित कोशिकाएं रक्त से ग्लूकोज का अवशोषण करती है। जो जीवित कोशिकाएं होती है वो रक्त से क्या यानी खून से क्या करती है, ग्लूकोज का अवशोषण करती है, ठीक है। ग्लूकोज के आधिक्य का यकृत एवं मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संचयन ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। यानी ग्लूकोज के आधिक्य का यकृत एवं मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में जो संचयन होता है वो क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहता है। यहाँ पे देखिए दो चीज़ है, एक लाइपोजेनेसिस है और एक ग्लाइकोजेनेसिस है। तो लाइपोजेनेसिस किसे कहते हैं, जब शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट वसा के रूप में यानी फैट के रूप में एकत्रित हो जाता है तो इसे लाइपोजेनेसिस कहते हैं। और जब ग्लूकोज के आधिक्य का यकृत एवं मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संचयन क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का कार्बोहाइड्रेट का पॉइंट था जो कि हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा और पॉइंट है, देखिए। एक वयस्क को प्रतिदिन 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, जबकि बढ़ते हुए बच्चे या खिलाड़ी आदि को अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। यानी एक जो वयस्क होता है उसको प्रतिदिन 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, जबकि जो बढ़ते हुए बच्चे या खिलाड़ी होते हैं उनको अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट होता है, यानी इसको हम लोग स्टार्च टेस्ट बोलते हैं। देखिए स्टार्च टेस्ट, स्टार्च परीक्षण। तो खाद्य वस्तु में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे लगाते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, 2-3 बूंद जो है तनु आयोडीन विलयन को डालकर करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, 2-3 बूंद जो है तनु आयोडीन विलयन को डालकर करेंगे। यदि ये क्या हो जाएगा, नीला या काला हो जाता है तो इससे पता चलता है उसमें स्टार्च उपस्थित है, ठीक है। स्टार्च खाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे आलू, ब्रेड, चावल आदि में ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसमें जो है मतलब स्टार्च ज़्यादा पाया जाता है।
अब देखिए अगला जो टॉपिक है या अगला जो न्यूट्रिएंट्स है वो है हमारा प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन के बारे में जानते हैं। देखिए प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जिलियस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से निर्मित होता है। ठीक है, यानी प्रोटीन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो कौन किए थे? जे बर्जिलियस ने किए थे। और यह एक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड होता है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है और मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो है प्रोटीन से ही निर्मित होता है। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। यानी देखिए इसमें जो होता है प्रोटीन का क्या काम होता है? तो प्रोटीन का काम होता है कि शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करे और शरीर में जो भी मरम्मत, यानी कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर जो है जैसे कभी कट गया या फिर कुछ भी होता है तो उसके मरम्मत यानी शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। मनुष्य के शरीर 20 प्रकार के अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। यानी मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है जिनमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं कर लेता है। यानी 10 का जो है संश्लेषण अमीनो अम्ल का वो स्वयं कर लेता है और जो 10 है वो 10 जो बाकी का 10 है वो किसे मिलता है? उसको भोजन से मिलता है। अच्छा, प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। ठीक है, प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल के क्या होता है? बहुलक होता है जो पॉलीपेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। प्रोटीन सर्वप्रथम अमीनो अम्ल में टूटते हैं, इसके बाद उनका क्या होता है? पाचन होता है। ठीक है, अब देखिए अमीनो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है आपको आवश्यक अमीनो अम्ल। इनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, ये आहार के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइसिन, मिथियोनिन, वेलाइन, ट्रिप्टोफेन तथा फिनाइल एलेनिन। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? ये सब हो गए आवश्यक अमीनो अम्ल का। इनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, ये आहार के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तो उदाहरण क्या क्या होगा? लाइसिन, मिथियोनिन, वेलाइन, ट्रिप्टोफेन तथा फिनाइल एलेनिन। ठीक है, अब देखिए दूसरा है हमारा अनावश्यक। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि इसका आवश्यकता उतना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अनावश्यक अमीनो अम्ल इनका संश्लेषण शरीर में होता है तथा इनको बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी इसका जो है हमको ये अम्ल को हम लोग बाहर से प्राप्त करने का ज़रूरत नहीं होता, ये हम लोग के शरीर में ही संश्लेषण होता है इसका। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? तो इसके एग्जाम्पल हो गए एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटेमिन, सिस्टीन, प्रोलिन, सीरीन, हिस्टिडीन तथा टायरोसिन। अब अगला जो है हम लोग का है प्रोटीन। प्रोटीन की जो दैनिक आवश्यकता होती है वो लगभग 70 से 100 ग्राम होती है। ठीक है, यानी हम लोग को डेली जो है कम से कम 70 से 100 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। अच्छा, प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है। तो ये किससे किससे मिलके बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है। ठीक है, और हम लोग का जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किससे किससे मिलके बना होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। लेकिन ये 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा प्रोटीन? प्रोटीन 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कुछ प्रोटीनों में गंधक सल्फर, फास्फोरस, लौह, Fe। ठीक है, गंधक S हो गया, फास्फोरस P हो गया और लौह Fe हो गया। इसमें कुछ प्रोटीनों में गंधक, फास्फोरस और लौह भी पाया जाता है। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।
यानी 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, तो 5.65 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या क्या होते हैं? दालें, मछली, अंडा, पत्तीदार सब्जियां, दूध, फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर, दही आदि है। यानी इसके मुख्य स्रोत जो है दाल, मछली, अंडा, पत्तीदार सब्जियां, दूध, फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर, दही आदि है। अच्छा, कुछ आवश्यक प्रोटीन है उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, कुछ आवश्यक प्रोटीन, ये शारीरिक प्रोटीन होता है और उसके कार्य होते हैं, क्या क्या होते हैं? एंजाइम, एंजाइम शारीरिक प्रोटीन होता है। इसका काम होता है जैव उत्प्रेरक, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सहायक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हार्मोन्स, हार्मोन्स भी एक प्रोटीन होता है, ठीक है। एक केमिकल पदार्थ होता है जिसको प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। इस शरीर की क्रियाओं का नियमन करते हैं। हार्मोन्स क्या करता है? शरीर की क्रियाओं का नियमन करता है। फिर उसके बाद आता है परिवहन प्रोटीन, ये क्या होता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, या परिवहन, इसीलिए इसको परिवहन प्रोटीन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करती है। फिर उसके बाद आता है संरचनात्मक प्रोटीन, ये कोशिका एवं ऊतक का निर्माण करती है। फिर उसके बाद आता है रक्षात्मक प्रोटीन, ये प्रतिरक्षी संक्रमण से रक्षा करने में सहायक है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है संकुचनशील प्रोटीन, ये पेशी संकुचन एवं चलन हेतु उत्तरदायी होता है। उदाहरण के लिए क्या हो गया है? मायोसिन, एक्टिन, यह सब क्या है? संकुचनशील प्रोटीन होता है, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन कोशिकाओं, जीव द्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से शारीरिक विकास क्या होता है? रुक जाता है, ठीक है। इनके कमी से क्या होता है? शारीरिक विकास जो होता है हम लोग का रुक जाता है, ठीक है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकोर एवं मैरेस्मस नामक रोग हो जाता है। यानी क्वाशियोकोर एवं मैरेस्मस नामक रोग हो जाता है। किसके कमी से? प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोकोर एवं मैरेस्मस नामक रोग हो जाता है। क्वाशियोकोर रोग में बच्चों के हाथ पांव दुबले पतले हो जाते हैं। क्वाशियोकोर रोग में क्या होता है? इसमें बच्चों के हाथ पांव क्या हो जाते हैं? दुबले हो जाते हैं और पेट बाहर की ओर निकल जाता है, ठीक है। मैरेस्मस रोग में बच्चों के शरीर की मांसपेशियां ढीली हो जाती है। यानी अगर बच्चों में प्रोटीन का कमी हो जाएगा तो उसे क्वाशियोकोर एवं मैरेस्मस नामक रोग हो जाता है, जिसमें क्वाशियोकोर रोग में क्या होता है? बच्चों के हाथ पांव दुबले हो जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं और पेट जो है बाहर की ओर निकल जाता है। और मैरेस्मस रोग में बच्चों के शरीर की जो मांसपेशियां होती है वो क्या हो जाती है? ढीली हो जाती है। अब देखिए, ये प्रोटीन टेस्ट, ठीक है, ये हम लोग के एग्जाम में पूछा जाता है टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए, प्रोटीन जो परीक्षण होता है यानी प्रोटीन टेस्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम खाद्य पदार्थ में उपस्थित प्रोटीन की उपस्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो इसका पेस्ट या चूर्ण बनाते हैं। अब इस चूर्ण की थोड़ी सी मात्रा परखनली में लेकर इसमें 10 बूंद जल की डालते हैं। इसके बाद इसमें कॉपर सल्फेट CuSO4 की 2 बूंदें तथा 10 बूंदें कास्टिक सोडा NaOH विलयन का डालते हैं, ठीक है। यदि परखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है तो इससे पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। यानी हम लोग को अगर खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का परीक्षण करना होगा तो अगर खाद्य पदार्थ क्या होगा? ठोस अवस्था में होगा तो उसका हम लोग पेस्ट या चूर्ण बना लेते हैं। अब इस चूर्ण को क्या करेंगे? इस चूर्ण की थोड़ी सी मात्रा को परखनली में लेंगे और इसमें 10 बूंदें जल की डालेंगे और फिर उसके बाद उसमें कॉपर सल्फेट CuSO4 की 2 बूंदें तथा 10 बूंदें कास्टिक सोडा NaOH विलयन की डालते हैं। यदि ये तीनों डालने के बाद परखनली का जो पदार्थ है बैंगनी रंग का हो जाता है तो इससे पता चलता है कि जो खाद्य पदार्थ है उसमें प्रोटीन उपस्थित होगा, ठीक है। अब देखिए, वसा या लिपिड, ठीक है। अगला न्यूट्रिएंट्स जो है हम लोग का वो क्या है? वसा या लिपिड।
वसा वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल का एस्टर होते हैं। ठीक है, वसा जो होता है वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं जो कार्बन C, हाइड्रोजन H एवं ऑक्सीजन O के बने होते हैं। ठीक है, इसमें अत्यधिक कैलोरी ऊर्जा होती है और ये आवश्यक वसा अम्लों के मुख्य स्रोत होते हैं। 1 ग्राम वसा में 37 किलो जूल या 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ठीक है, यानी जो वसा होता है वह वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं जो कार्बन C, ठीक है, कार्बन उसमें क्या क्या मिले होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बने होते हैं। इसमें अत्यधिक कैलोरी होती है यानी ऊर्जा होती है और ये आवश्यक वसा अम्लों के मुख्य स्रोत होते हैं। 1 ग्राम वसा में 37 किलो जूल या 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। ये जल में अम्लीय का मतलब कि घुल नहीं सकते हैं, एवं एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में विलय होते हैं। ठीक है, तो ये जल में अविलय होते हैं और एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में क्या होते हैं, विलय होते हैं। ये इसके उदाहरण क्या क्या हो गए, यानी इसके मुख्य स्रोत क्या क्या हो गए, घी, मक्खन, बादाम, पनीर, अंड पित्तक यानी अंडा का जो पीला वाला भाग होता है, मांस, सोयाबीन और सभी वनस्पति तेल क्या होते हैं, वसा के मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं वसीय अम्लों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर लिपिड जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग ने क्या पढ़ा कि वसीय अम्लों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर लिपिड 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल लिपिड जिसको बोलते हैं सिंपल लिपिड्स। इनमें वसीय अम्ल नहीं होते हैं और इनका साबुनीकरण भी नहीं होता है। तो देखिए, वसीय अम्लों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर लिपिड 2 प्रकार के होते हैं। सरल लिपिड जिसको सिंपल लिपिड्स बोलते हैं, इनमें वसीय अम्ल नहीं होते हैं और इनका साबुनीकरण भी नहीं होता है। फिर दूसरा है हम लोग का जटिल लिपिड जिसको कॉम्प्लेक्स लिपिड्स बोलते हैं। इनमें वसीय अम्ल उपस्थित होते हैं और इनका साबुनीकरण क्या हो जाता है क्योंकि ये क्षारीय जल अपघटन द्वारा साबुन प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं, क्षारीय जल अपघटन द्वारा साबुन प्रदान करते हैं। अब देखिए, वसा का जल अपघटन लाइपेज एंजाइम द्वारा छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो वसा का जो जल अपघटन है लाइपेज एंजाइम, ठीक है, लाइपेज एंजाइम द्वारा छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में, यानी वसा का जल अपघटन लाइपेज एंजाइम द्वारा छोटी आंत में होता है। कुछ विटामिनों के अवशोषण के लिए शरीर में वसा का उपस्थित होना आवश्यक होता है। कुछ विटामिन के अवशोषण के लिए क्या होता है, शरीर में वसा का उपस्थित होना आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखिए, मक्खन एवं घी आदि वसाएं सामान्यतः कक्ष ताप पर ठोस होती है। यह जंतुओं से प्राप्त होती है। ठीक है, जो मक्खन और घी होता है आदि वसा, ये जो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड होता है और ये हमें किससे मिलती है, जंतु से मिलती है। जंतु जैसे गाय, भैंस, इसके दूध से क्या मिलता है, हमें मक्खन और घी प्राप्त होता है। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, मूंगफली का तेल एवं अन्य वनस्पति तेल कक्ष ताप पर क्या होते हैं, सामान्यतः द्रवावस्था में होते हैं। यानी जो सरसों का तेल होता है, मूंगफली तेल होता है या फिर अन्य वनस्पति तेल होता है, वो मतलब रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड अवस्था में होता है, जिसकी प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, पौधों से होती है। ठीक है, भोजन में संतृप्त वसाओं को अधिक ग्रहण करने से हृदय रोग हो सकता है। इससे रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है जिससे हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया होता है। ठीक है, हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया होता है। ठीक है, यानी भोजन में अगर अधिक मात्रा में, ठीक है, अगर वसा रहेगा तो इससे कौन सा रोग हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है और रुधिर में क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगा जिससे हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, बहुत नाम बड़ा है इसका। अच्छा, अब आगे देखते हैं।
मानव आहार में अधिक मात्रा में असंतृप्त वसाएं होना चाहिए। इनका निर्माण शरीर द्वारा नहीं होता है। इस प्रकार के वसा अम्लों को आवश्यक वसा अम्ल जैसे लिनोलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है। वसा शरीर के बहुत से अंगों जैसे नेत्र गोलक, वृक्क, रीनल फेट, अंडाशय आदि को झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यानी कभी झटका मतलब होता है तो उससे हमें क्या प्रदान करता है, ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। यानी मानव आहार में अधिक मात्रा में असंतृप्त वसाएं होना चाहिए। इनका निर्माण शरीर द्वारा नहीं होता है। इस प्रकार के वसा अम्लों को आवश्यक वसा अम्ल जैसे लिनोलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है। वसा शरीर के बहुत से अंगों जैसे नेत्र गोलक, वृक्क, रीनल फेट, अंडाशय आदि को झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है। लिपिड की अधिकता से मोटापा क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। अब इसका टेस्ट कैसे करेंगे वसा परीक्षण का, इसको बोलते हैं फैट्स टेस्ट। ठीक है। खाद्य पदार्थों में उपस्थित वसा की उपस्थिति का हम परीक्षण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो सर्वप्रथम खाद्य पदार्थ की कुछ मात्रा कागज में लपेट कर इसे चूर चूर कर लेते हैं। इससे कागज पर तेलनुमा धब्बा बन जाता है जो वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी हम लोग खाद्य पदार्थ को क्या करेंगे, एक कागज़ में लेकर उसको क्या करेंगे, चूर चूर कर लेंगे। ठीक है। और जब उस पर तेलनुमा धब्बा आ जाएगा तो इससे हम लोग को क्या पता चलेगा कि इसमें वसा की उपस्थिति है। तो अब थोड़ा हम लोग पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला जो हम लोग का न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है, वो है हमारा विटामिन। ठीक है। अब विटामिन के बारे में हम लोग जानेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसका जो शरीर में बहुत अहम रोल होता है। ठीक है। इसका जो शरीर में आवश्यकता होता है बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है। देखिए, वे कार्बनिक यौगिक जो अति अल्प मात्रा यानी बहुत कम मात्रा में मनुष्य एवं जंतुओं के शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक होता है। यह अतिरिक्त आहार या कारक या विटामिन कहलाते हैं। ठीक है। यह अतिरिक्त आहार कहलाएंगे, ये अतिरिक्त आहार क्या कहलाएंगे, कारक या विटामिन कहलाते हैं। अच्छा, विटामिन नाम किसने दिया था, विटामिन नाम दिया था फुंक ने। ठीक है। विटामिनों की कमी से अनेक रोग हो जाते हैं। इन रोगों को एविटामिनोसिस कहते हैं। इन रोगों को क्या बोलेंगे, एविटामिनोसिस कहेंगे, जो कि विटामिन के कमी से रोग होते हैं। अधिक मात्रा में विटामिन लेना भी क्या होता है, हानिकारक होता है। इस अवस्था को हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। यानी अधिक मात्रा में अगर आप लोग विटामिन का सेवन कीजिएगा तो एक जो रोग होता है, यानी जो हानिकारक होता है, यानी जिससे रोग होता है, उसको क्या बोलेंगे, हाइपर विटामिनोसिस। और अगर इसके कमी से जो रोग होता है इसको बोलते हैं एविटामिनोसिस बोलते हैं। ठीक है, इस रोग को। विटामिन उपापचयी क्रियाओं में सीधे भाग नहीं लेते हैं, किंतु अनेक एंजाइमों के सहकारक कोफैक्टर की भांति कार्य करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन उपापचय में भाग लेते हैं। विटामिन उपापचय मेटाबॉलिक रेगुलेटर होते हैं। यानी विटामिन क्या होता है, मेटाबॉलिक क्रियाओं में सीधा भाग नहीं लेता है, किंतु अनेक एंजाइमों के सहकारक यानी कोफैक्टर की भांति कार्य करता है, जो कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन उपापचय में भाग लेते हैं। विटामिन उपापचय नियामक मेटाबॉलिक रेगुलेटर होते हैं। विटामिनों के पूर्वगामी या प्रिक्सर को प्रोविटामिन कहते हैं। विटामिनों के जो पूर्वगामी या प्रिक्सर को प्रोविटामिन कहते हैं। कैरोटीन, विटामिन ए तथा अर्गेस्ट्रॉल, ठीक है, विटामिन डी के पूर्वगामी होते हैं। ठीक है। ड्रमंड ने सन 1920 में विटामिनों का अक्षर क्रम में नाम रखने का विचार रखा। ठीक है। विटामिनों को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। देखिए, पहला जो है जल में घुलनशील, पहला जो विटामिन होता है जो कि जल में घुलनशील होता है। ठीक है। इसको सॉल्यूबल विटामिन इन वाटर बोलते हैं। बी समूह के विटामिन एवं विटामिन सी
ठीक है। जितना भी विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है वो सारे किस में आते हैं, जल में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, सॉल्युबल विटामिन इन फैट, ठीक है, इन फैट यानी वसा में जो सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन ए हो जाएंगे, विटामिन डी, विटामिन के तथा विटामिन ई होते हैं। यानी जो जल में घुलनशील होते हैं कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी के सारे समूह और विटामिन सी के सारे समूह, ठीक है। और वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के तथा विटामिन ई। अब देखिए विटामिनों के स्रोत, कार्य एवं कमी के प्रभाव, ठीक है। विटामिनों के स्रोत यानी विटामिन के स्रोत कौन कौन से होते हैं, उसके कार्य क्या क्या होते हैं और उसके कमी से क्या रोग हो जाता है यानी क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पे, वो देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो है इस साइड नाम रहेगा, यहाँ इसके स्रोत रहेंगे, यहाँ कारिकी पर प्रभाव और कमी का प्रभाव, ठीक है, यानी उसके कमी से क्या हो जाएगा और कारिकी पर क्या प्रभाव होता है ये हम लोग देखेंगे। देखिए वसा में पहला आते हैं हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। तो वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में जानते हैं। देखिए वसा में घुलनशील विटामिन ए, इसको रेटिनॉल बोलते हैं, ठीक है, रेटिनॉल। ये क्या करता है, इसके स्रोत क्या है, कैरोटीन रंगाओं से यकृत व आंत्रिय श्लेष्मा की कोशिकाओं में संश्लेषित दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, यहाँ पे विटामिन ए पाया जाता है। यानी कैरोटीन रंगाओं से हमें मिलता है विटामिन ए, यकृत एवं आंत्रिय श्लेष्मा की कोशिकाओं में संश्लेषित होता है दूध, मक्खन, अंडा और मछली का तेल, ठीक है। अच्छा ये इसका कारिकी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दृष्टि रंगाओं का संश्लेषण, एपिथीलियमी स्तरों की वृद्धि एवं विकास। इसके कमी से क्या क्या होता है, कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का सल्की भवन, रतौंधी, कुंठित वृद्धि, जीरोफ्लैथेलेमिया, ठीक है, ये सब रोग होते हैं। फिर आते हैं विटामिन डी के बारे में देखते हैं। देखिए विटामिन डी, ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। ये किस में पाया जाता है, मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दे, अंडे, त्वचा और यीस्ट में और सूर्य के प्रकाश में संश्लेषित होकर हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। इसका क्या काम होता है, कैल्शियम व फॉस्फोरस का उपापचय करता है, हड्डी और दांतों की वृद्धि के लिए भी यह जरूरी होता है। इसके कमी से क्या हो जाएगा, सूखा रोग, ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग होता है। अब आते हैं विटामिन ई के पास। तो विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, इसका रासायनिक नाम है। ये किस में पाया जाता है, तेल, गेहूँ, अंडा की जर्दी, सोयाबीन आदि में विटामिन ई पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, कोशिका झिल्ली की सुरक्षा, जननिक एपिथीलियम की वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता में इसका काम होता है। इसके कमी से क्या हो जाएगा, जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियाँ क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। अब विटामिन देखते हैं के बारे में, ठीक है, विटामिन के। देखिए विटामिन के इसको बोलते हैं नैप्थोक्विनोन, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम है क्या है, नैप्थोक्विनोन। इसका स्रोत क्या हो गया, हरी पत्तियाँ, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि के बैक्टीरिया। इसका कारिकी पर क्या प्रभाव पड़ता है, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है ये। कमी का प्रभाव क्या होगा, चोट पर रुधिर का थक्का न जमने से अधिक रुधिर स्राव, यानी अगर चोट लग जाएगा तो खून का थक्का नहीं जमेगा और अधिक खून का स्राव यानी बहेगा, ठीक है।
तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वसा में घुलनशील विटामिन, अब हम लोग पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो देखिए पहला जो विटामिन है वो है विटामिन B1। पहला विटामिन कौन सा है? विटामिन B1। इसको बोलते, इसका रासायनिक नाम है थायमिन। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? अनाज में, फलिया में, सोयाबीन, दूध, यीस्ट, अंडे एवं मांस में। इसका काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एवं अमीनो अम्ल के उपापचय के लिए आवश्यक एंजाइमों का सह एंजाइम। ठीक है, इसके कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। फिर दूसरा है विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसका जो स्रोत होता है पनीर, अंडा, यीस्ट, हरी पत्तियां, मांस एवं यकृत। इसका काम क्या होता है? उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइमों फैड तथा एफएमएन, ठीक है, एफएमएन का घटक। इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। अब देखिए विटामिन B3। विटामिन B3 जो होता है इसको क्या बोलते हैं? निकोटीनिक अम्ल। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडे, दूध, मटर, सेब, मेवा एवं फलियां में। इसका काम क्या होता है? उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइमों NAD तथा NADP का घटक होना। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है? मानसिक एवं त्वचा विकार, पेलाग्रा का रोग होता है। अब देखिए विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन B6 ये क्या होता है? पायरिडॉक्सिन, ये इसका रासायनिक नाम होता है। ये कहाँ पाया जाता है? दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, यकृत एवं मछली में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन उपापचय में आवश्यक एंजाइमों का सह एंजाइम। इसके कमी से रुधिर क्षीणता, चर्म रोग एवं पेशीय ऐंठन होता है। अब देखिए अगला जो विटामिन है विटामिन B5। ठीक है, विटामिन B5। ठीक है, देखिए विटामिन B5 जो है इसका जो रासायनिक नाम है क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? अंडे, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली एवं गन्ना में। इसका काम अपचय के सह एंजाइम A का घटक। ठीक है, इसके कमी से क्या हो जाएगा? चर्म रोग, वृद्धि कम, ठीक है, बाल सफ़ेद एवं जनन क्षमता कम। अच्छा, विटामिन B7 या H। ठीक है, इसको विटामिन B7 या H भी बोलते हैं, विटामिन H या विटामिन B7। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? बायोटीन होता है। इसका स्रोत क्या होता है? मांस, गेहूँ, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल एवं यीस्ट। ये कहाँ, इसका काम क्या होता है? वसीय एवं अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों की संश्लेषण अभिक्रियाओं में सह एंजाइम का काम करता है। इसके कमी से क्या होता है? चर्म रोग एवं बालों का झड़ना होता है। यानी विटामिन H या विटामिन B7 से ये चर्म रोग या बालों का झड़ना होता है। ठीक है, आजकल देख रहे हैं चर्म रोग और बालों का झड़ना वाला जो केस है बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका जो सोर्सेज होता है क्या क्या होता है? मांस, गेहूँ, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल एवं यीस्ट। फिर उसके बाद आता है विटामिन B9। ठीक है, विटामिन B9, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विटामिन B9 को बोलते हैं फोलिक अम्ल। विटामिन B9 को क्या बोलते हैं? फोलिक अम्ल। ये कहाँ पाया जाता है? हरी पत्तियाँ, यकृत, सोयाबीन, यीस्ट, गुर्दे, फलियां एवं आंत के जीवाणु में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण एवं DNA का संश्लेषण में इसका काम होता है। इसके कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एवं कुंठित वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। विटामिन B12 साइनोकोबाल एमीन। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध एवं आंत के जीवाणु में पाया जाता है। ठीक है, ये वृद्धि रुधिराणुओं, ठीक है, का निर्माण एवं न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण करता है। इसके कमी से परिनीशियस एनीमिया एवं तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ होती है। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसका रासायनिक नाम है
ये नींबू वंश के जितने भी फल होते हैं उसमें पाया जाता है। टमाटर, सब्जियां, कैसा सब्जी, खट्टा, आलू एवं अन्य फल में ये पाया जाता है। इसका काम होता है अंतरकोशिकीय सीमेंट, कोलेजन, तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स एवं दांतों के डेंटिन का निर्माण करना होता है। इसके कमी से कौन सा रोग होता है? इसके कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे खनिज लवण। ठीक है, खनिज लवण। अगला जो टॉपिक है हम लोग का क्या है? खनिज लवण। तो देखिए खनिज लवण क्या होता है। खनिज लवण धातु, अधातु एवं अनेक लवण खनिज लवण कहलाते हैं। यानी धातु, अधातु एवं अनेक लवण खनिज लवण यानी मिनरल्स कहलाते हैं। खनिज लवण हमारे शरीर का लगभग 4% भाग बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर का लगभग 4% भाग बनाते हैं। खनिज लवण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं वृहद पोषक और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं सूक्ष्म पोषक। तो देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इन तत्वों को शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इसमें क्या क्या आते हैं? कैल्शियम आते हैं, फास्फोरस आते हैं, पोटेशियम आते हैं, गंधक आते हैं, सोडियम आता है, क्लोरीन आता है, मैग्नीशियम आता है। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वृहद पोषक जो होते हैं खनिज लवण, वो उसका जो है शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होता है। इसमें इसका उदाहरण क्या क्या हो गया? कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम का अधिक मात्रा में आवश्यकता होता है शरीर को, इसको हम लोग Ca बोलते हैं। फास्फोरस इसको P बोलते हैं। पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, गंधक को S से करते हैं, सोडियम को Na से करते हैं, क्लोरीन को Cl से और मैग्नीशियम को Mg से करते हैं। ये सारे क्या होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो मिनरल्स होते हैं ये होते हैं, इनका शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होता है। अब देखिए सूक्ष्म पोषक लवण। ठीक है, जिसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है इन तत्वों को शरीर की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? आयोडीन, लौह, कोबाल्ट, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम और सेलेनियम। ठीक है, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन तत्वों का शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। आयोडीन इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आयोडीन I, लौह Fe, कोबाल्ट CO, फ्लोरीन F, मोलिब्डेनम MO और सेलेनियम। ठीक है, जीव द्वारा खनिज लवण भोजन एवं पेय पदार्थों के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। ये दूध, अंडा, मांस, फल, सब्जियां एवं नमक आदि में पाए जाते हैं। कुछ प्रमुख खनिज लवण निम्न प्रकार हैं। ठीक है, तो जीव द्वारा खनिज लवण भोजन एवं पेय पदार्थों के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। यह हमें जीव से कैसे प्राप्त होते हैं? तो दूध, अंडा, मांस, फल, सब्जियां एवं नमक आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके जो है खनिज लवण निम्न प्रकार के होते हैं। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला है लौह। ठीक है, लौह यह हीमोग्लोबिन प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन रुधिर में पाया जाने वाला लाल रंग का श्वसनी वर्णक होता है। यह यकृत, वृक्क, अंडा, अमरूद, बाजरा, रेगी, पालक आदि लौह के मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, यानी लौह के मुख्य स्रोत, लौह का मतलब आयरन का मुख्य स्रोत क्या क्या होता है? यकृत, वृक्क, अंडा, अमरूद, बाजरा, रेगी, पालक आदि आयरन के मुख्य स्रोत होते हैं। यह लड़कियों में 35 मिलीग्राम और लड़कों की अपेक्षा 25 मिलीग्राम अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो लड़कियों में 35 मिलीग्राम और लड़कों में 25 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है, क्योंकि मासिक चक्र के दौरान लड़कियों में अधिक रुधिर की हानि होती है। ठीक है, इसीलिए लड़कियों को आयरन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। लौह की कमी में रक्ताल्पता एनीमिया हो जाती है। यानी लौह की कमी से क्या हो जाएगा?
रक्ताल्पता यानी एनीमिया नामक रोग हो जाता है लौ की कमी से, यानी आयरन की कमी से। आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अब आते हैं कैल्शियम के ऊपर। कैल्शियम क्या होता है? तो कैल्शियम यह अस्थि एवं दांतों के निर्माण, अस्थि का मतलब हड्डी एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है। कैल्शियम रुधिर स्कंदन, पेशीय संकुचन तथा हृदय की कार्यकी हेतु आवश्यक होता है। ठीक है, कैल्शियम जो होता है रुधिर स्कंदन, पेशीय संकुचन और हृदय की कार्यकी हेतु आवश्यक होता है। बच्चों एवं गर्भवती स्त्रियों को इसकी अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, बच्चों और जो गर्भवती स्त्री होती है उसको कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है। कैल्शियम का लवण जो शरीर हेतु आवश्यक होता है कैल्शियम फास्फेट होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CA3PO4 का होल 2। दूध एवं दूध से बने पदार्थ, हरी सब्जियां, गाजर, मांस आदि कैल्शियम के स्रोत होते हैं। कैल्शियम की कमी से टिटेनी एवं रिकेट्स नामक रोग हो जाते हैं। ठीक है, अब अगला आते हैं, अगला है आयोडीन। देखिए आयोडीन, आयोडीन यह थायरॉक्सिन निर्माण हेतु आवश्यक होता है। थायरॉक्सिन शारीरिक, मानसिक एवं लैंगिक विकास को नियंत्रित करता है। आयोडीन के मुख्य स्रोत पानी, प्याज, समुद्री मछली, समुद्री भोजन आदि हैं। आयोडीन युक्त नमक में पोटेशियम आयोडेट KiO3 होता है। यानी यह क्या होता है? आयोडीन थायरॉक्सिन निर्माण हेतु आवश्यक होता है। थायरॉक्सिन क्या करता है? थायरॉक्सिन शारीरिक, मानसिक एवं लैंगिक विकास को नियंत्रित करता है। आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? तो आयोडीन के मुख्य स्रोत पानी, प्याज, समुद्री मछली, समुद्री भोजन आदि हैं। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक में पोटेशियम आयोडेट KiO3 होता है। आयोडीन के कमी से घेंगा, ठीक है, घेंगा नामक रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो हमारा ये है, अगला जो खनिज लवण है वो है हमारा फास्फोरस। ठीक है, देखिए फास्फोरस, फास्फोरस यह अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु आवश्यक होता है। यह फ्लोलिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, DNA एवं RNA और ATP आदि संघटक का अवयव होता है। ठीक है, फास्फोरस का जो काम होता है वो अस्थि एवं दांत के निर्माण हेतु क्या होता है? आवश्यक होता है। और यह फॉस्फोलिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, DNA एवं RNA और ATP आदि का संघटक अवयव होता है। ठीक है, अगला जो खनिज लवण है वो है, देखिए फास्फोरस में थोड़ा सा और है, फास्फोरस के मुख्य स्रोत दूध, हरी पत्तीदार सब्जियां, अनाज, अंडा आदि हैं। ठीक है, फास्फोरस किसमें किसमें पाया जाता है? दूध, हरी पत्तीदार सब्जियां, अनाज, अंडा आदि। फास्फोरस की कमी से वृद्धि तथा उपापचय रुक जाता है और टिटेनी एवं रिकेट्स रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अगला जो खनिज लवण है वो है सोडियम। देखिए सोडियम, सोडियम Na+ बाह्य कोशिकीय तथा अंतः कोशिकीय तरल का मुख्य धनायन है। यह NaCl के रूप में पाया जाता है। सोडियम ग्लूकोज के अवशोषण, तंत्रिका तथा पेशियों के विद्युत रासायनिक आवेग संचालन में मदद करता है। यह शरीर के परासरण दाब को नियंत्रित करता है। यह पेशी संकुचन से संबंधित है। इसके मुख्य स्रोत नमक, मछली, मांस, अंडा, दूध आदि हैं। सोडियम की कमी से मानसिक तनाव एवं असामान्य पेशी संकुचन हो जाता है। ठीक है, तो सोडियम जो है Na+ बाह्य कोशिकीय तथा अंतः कोशिकीय तरल का मुख्य धनायन होता है। यह NaCl के रूप में पाया जाता है। ठीक है, सोडियम ग्लूकोज के अवशोषण, तंत्रिका तथा पेशियों के विद्युत रासायनिक आवेग संचालन में मदद करता है और यह शरीर के परासरण दाब को भी नियंत्रित करता है।
यह पेशी संकुचन से संबंधित होता है और इसके मुख्य स्रोत मछली, नमक, मांस, अंडा, दूध आदि होते हैं। सोडियम के कमी से मानसिक तनाव एवं असामान्य पेशी संकुचन हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग का जो अगला खनिज लवण है वो है पोटेशियम। आइए देखते हैं पोटेशियम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पोटेशियम K+ बाह्य कोशिकीय तथा अंतःकोशिकीय तरल का मुख्य धनायन होता है। यह पोटेशियम क्लोराइड CaCl के रूप में पाया जाता है। यह शरीर में आयनों एवं जल के स्तर को नियंत्रित करता है। यह पेशी संकुचन एवं तंत्रिका संवेदनाओं के परिवहन में मुख्य भूमिका निभाता है। इसके स्रोत केला, खजूर और आलू हैं। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग, लकवा यानी पैरालिसिस हो जाता है। यानी पोटेशियम जो होता है K+, ठीक है, बाह्य कोशिकीय तथा अंतःकोशिकीय तरल का मुख्य धनायन होता है। यह पोटेशियम क्लोराइड के रूप में यानी KCl के रूप में पाया जाता है। यह शरीर में आयनों एवं जल के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यह पेशी संकुचन एवं तंत्रिका संवेदनाओं के परिवहन में मुख्य भूमिका निभाता है। इसके स्रोत क्या क्या होते हैं, केला, खजूर और आलू होते हैं। इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग एवं लकवा यानी पैरालिसिस हो जाता है। अगला जो हमारा खनिज लवण है वो है क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन के बारे में देखते हैं। देखिए क्लोरीन, ठीक है, यह बाह्य कोशिकीय तरल का मुख्य ऋणायन होता है। ClHCl के संश्लेषण तथा अम्ल क्षार संतुलन में सहायता करता है। यानी क्लोरीन क्या होता है, बाह्य कोशिकीय तरल का मुख्य ऋणायन है और ClHCl के संश्लेषण तथा अम्ल क्षार संतुलन में ये क्या करता है, सहायता करता है। फिर उसके बाद अगला खनिज लवण है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम यह एंजाइमों को सक्रिय करता है। यह हड्डियों तथा दांतों का घटक होता है। इसकी कमी से ब्याछोभ यानी कॉन्वल्सन होता है। ठीक है, नामक रोग होता है। यह तो देखिए मैग्नीशियम क्या करता है, एंजाइमों को सक्रिय करता है यानी एक्टिव करता है। यह हड्डियों तथा दांतों का घटक होता है। इसकी कमी से ब्याछोभ होता है। ठीक है, अब आते हैं सल्फर के बारे में पढ़ते हैं। सल्फर, देखिए सल्फर, कोबाल्ट और फ्लोरीन। ठीक है, तो देखिए पहला है सल्फर। देखिए सल्फर यह बहुत से प्रोटीन्स, एंजाइमों तथा सह-एंजाइमों का मुख्य घटक होता है। ठीक है, सल्फर क्या होता है, बहुत से प्रोटीन्स, एंजाइमों तथा सह-एंजाइमों का मुख्य घटक होता है। कोबाल्ट क्या होता है, यह विटामिन B12 का घटक होता है। इसकी कमी से प्रनाशी रक्ताल्पा यानी पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। ठीक है, कोबाल्ट जो होता है विटामिन B12 का घटक होता है। इसके कमी से प्रनाशी रक्ताल्पता यानी पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। फिर उसके बाद आया फ्लोरीन, यह इनेमल तथा दंत क्षय डेंटल डिके को नियमित करता है। यह अधिक मात्रा में दांतों तथा अस्थियों के लिए हानिकारक होता है। यानी इनेमल जो है, ये फ्लोरीन क्या होता है, अगर ये इनेमल यानी इनेमल और डेंटल डिके को नियमित करता है। ठीक है, अगर इसका अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो ये दांतों और अस्थियों के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। यह अवस्था क्या कहलाता है, तब यह अवस्था कहलाता है फ्लोरोसिस। यह दूध तथा पेयजल में उपस्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा खनिज लवण था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रुक्षांश के बारे में। ठीक है, रुक्षांश, तो देखते हैं रुक्षांश के बारे में। देखिए यहाँ रुक्षांश, देखिए रुक्षांश क्या होता है। रुक्षांश, ठीक है, यह कुछ भोज्य पदार्थों में पाया जाने वाला तंतुमय पदार्थ, फाइब्रस मटेरियल होता है। यह शरीर की वृद्धि नहीं करता क्योंकि हम इसका पाचन नहीं कर पाते हैं। तो रुक्षांश का क्या काम होता है, तो रुक्षांश का काम होता है कि यह कुछ भोज्य पदार्थों में पाया जाने वाला तंतुमय पदार्थ होता है और यह शरीर की वृद्धि नहीं करता है क्योंकि हम इसका क्या कर सकते हैं, पाचन नहीं कर सकते हैं। अब इसमें और आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या होता है।
देखिए यह कब्ज को रोकने हेतु अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, भोजन में मिलाया जाता है। यानी कब्ज जिसको लैट्रिन से संबंधित परेशानी होती है, इसके लिए इसको क्या किया जाता है कि भोजन में अधिक मात्रा में मिलाया जाता है। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, सलाद, अनाजों की वाय परत, सब्जियां एवं दलिया होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जल के बारे में। तो जल भी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। ठीक है, आवश्यक पदार्थ है, तत्व नहीं है। देखिए जल, ठीक है, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है और मानव शरीर का लगभग 60 से 75% भाग बनाता है। यानी हम लोग का शरीर का 60 से 75% भाग जल का बना होता है। यह पसीने एवं वाष्पन द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित करता है तथा पाचन, परिवहन एवं उत्सर्जन में सहायक होता है। यह पसीने एवं वाष्पन द्वारा शरीर का ताप क्या करता है, नियंत्रित करता है, और पाचन, परिवहन एवं उत्सर्जन में यह सहायक होता है। इसके मुख्य स्रोत उपापचयी जल, तरल भोजन और पीने का जल होता है। यह अपने आयनों में विघटित होकर रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है, इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, उपापचयी जल, तरल भोजन और पीने का जल होता है। यह अपने आयनों में विघटित होकर रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है, जल की कमी से निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमारा न्यूट्रिएंट्स था वो लगभग ख़त्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे संतुलित आहार के बारे में। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बैलेंस डाइट क्या होता है, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में सम्मिलित होते हैं संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट कहलाते हैं। यानी ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा यानी उचित अनुपात में सम्मिलित होते हैं, तो वैसे आहार को हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। उच्च स्तर के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य और कार्य के अनुसार निर्धारित होता है। ठीक है, यानी संतुलित आहार जो होता है प्रत्येक व्यक्ति की आयु, उसके स्वास्थ्य और कार्य के अनुसार निर्धारित होता है। तो यहाँ पे एक चार्ट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रतिदिन औसत कैलोरी की आवश्यकता, यानी जो प्रतिदिन औसत कैलोरी की आवश्यकता होता है, यहाँ पे आयु वर्ग दिया है और यहाँ पे प्रतिदिन कितना कैलोरी की आवश्यकता होता है ये दिया है। तो देखिए 10 से 12 साल को हम लोग 2000 कैलोरी की आवश्यकता होता है, और 12 से 14 साल तक के बच्चों के लिए 2200 कैलोरी की आवश्यकता होता है। 14 से 16 साल के बच्चों के लिए 2600 कैलोरी की आवश्यकता होता है, और 15 से 18 साल के बच्चों के लिए 3000 कैलोरी की आवश्यकता होता है, और बड़ों के लिए यानी 18 साल से अधिक के लिए 2500 से 4000 तक की कैलोरी की आवश्यकता होती है, और 66 से लेके 75 वर्ष के व्यक्ति के लिए 2300 कैलोरी की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। यानी 10 से 12 साल के लिए कितना दिन होगा प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता 2000, 12 से 14 के लिए 2200, 14 से 16 के लिए 2600, 15 से 18 के लिए 3000, और वयस्क 2500 से 4000, और 66 से 75 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए 2300 कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। अब देखिए भोजन की गुणवत्ता का अनुरक्षण। ठीक है, यानी भोजन की गुणवत्ता को हम लोग कैसे बचाए रख सकते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, भोजन की गुणवत्ता का अनुरक्षण। भोजन की गुणवत्ता अनुरक्षण का अर्थ है इसे संदूषित या खराब होने से बचाना। भोजन इसके उत्पादन से खपत तक की विभिन्न अवस्थाओं में दूषित या खराब हो सकता है। भोजन की स्वच्छता को बनाए रखकर हम खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। इसके लिए हम भोजन उत्पादन, प्रबंध, संग्रहण, वितरण, पकाने एवं परोसने आदि सभी क्रियाकलाप स्वच्छता से किए जाने चाहिए। यानी हमको फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए भोजन उत्पादन, प्रबंध, संग्रहण, वितरण, पकाने एवं परोसने आदि सभी क्रियाकलाप स्वच्छता से किए जाने चाहिए। अब थोड़ा पानी पी लेते हैं।
देखिए अगला जो पॉइंट है वो हम लोग का है भोजन की सफाई। ठीक है, देखिए भोजन की सफाई, भोजन की सफाई, भोजन का हमारे स्वास्थ्य से सीधा संबंध होता है। भोजन केवल हमारी भूख को संतुष्ट नहीं करता बल्कि विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों के लिए पौष्टिक तत्व भी उपलब्ध कराकर हमें स्वस्थ रखता है। यदि भोजन स्वच्छ ना हो तो इससे हमें लाभ के बदले क्या हो सकता है, हानि हो सकता है। इसलिए भोजन की सफाई यानी क्लीनिंग ऑफ फूड पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। कई प्रकार के भोज्य पदार्थ हम कच्चा खाते हैं जबकि कई अन्य भोजन पदार्थ हम पकाकर खाते हैं। खाना पकाने के समय हमें भोजन की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। खाद्य पदार्थों को अधिक देर तक पकाने से उसके पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी भोजन को जो है हम लोग को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए, इससे क्या होते हैं, उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए खाद्य परीक्षण। ठीक है, खाद्य परीक्षण कैसे करते हैं हम लोग। देखिए भोजन की सफाई के बाद उसकी गुणवत्ता को अधिक दिनों तक बनाए रखने के लिए भोजन परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। भोजन परीक्षण यानी फूड प्रिजर्वेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भोजन उत्पादों को भौतिक या रासायनिक या दोनों उपचारों द्वारा ऐसे रूपों में परिवर्तित कर दिया जाता है जिसके फलस्वरूप उनका पौष्टिकता कायम रखा जाता है और उनका जीवन काल भी क्या होता है, बढ़ा दिया जाता है ताकि वे जल्द नष्ट ना होने पाए। ठीक है, भोजन परीक्षण के लिए सामान्यतः 2 प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा, ठीक है, ये प्रणालियाँ कौन कौन सा है। पहला होता है जीवाणु नाशन प्रणाली और दूसरा होता है जीवाणु निष्क्रियण प्रणाली। देखिए पहला जो जीवाणु निष्क्रियण प्रणाली जो है, ठीक है, इसमें जीवाणुओं और एंजाइमों को कई तरीकों से जैसे लवणन, शुष्कन, निर्जलन, अम्लोपचार आदि द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाता है। नमक के घोल एवं चीनी द्वारा खाद्य वस्तुओं का परीक्षण इसी का उदाहरण है। यानी जीवाणु निष्क्रियण प्रणाली में जीवाणु और एंजाइमों को कई तरीकों जैसे लवणन, शुष्कन, निर्जलन, अम्लोपचार आदि द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाता है और फिर नमक के घोल एवं चीनी द्वारा खाद्य वस्तुओं का परीक्षण इसी का उदाहरण होता है। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर इन्हें लंबे समय तक परीक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी सूक्ष्म जीव कोशिकाओं को जीव द्रव्य कुंचन करते हैं जिससे वे मृत हो जाते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु एवं कवक आदि के अधिक संख्या में मौजूद होने या फिर खाद्य वस्तु में रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न विषैले पदार्थों के मौजूद होने के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों को खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग कहते हैं। इस समस्या से बचने के लिए भोजन की सफाई आवश्यक होता है। खाद्य परीक्षण में प्रयुक्त मुख्य विधियाँ निम्न है। ठीक है, देखिए पहला है उच्च ताप उपचार। ठीक है, पहला विधि क्या है, उच्च ताप उपचार। इसको बोला जाता है हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट। खाद्य सामग्री को उच्च ताप पर गर्म करने से अधिकांश जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जैसे दूध को हम लोग क्या करते हैं, हाई मतलब उसको गर्म करते हैं और उसको अधिक मतलब टाइम तक क्या कर सकते हैं, गर्म करके रख सकते हैं। दूसरा होता है निम्न ताप उपचार, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। निम्न ताप पर जीवाणु मृत नहीं होते परंतु इनकी उपापचयी क्रियाएं व वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। जैसे हम लोग फल और सब्जी को क्या करते हैं, उसको हम लोग फ्रीज में रखते हैं और उससे क्या हो जाता है, जो इसके जीवाणु होते हैं उपापचयी क्रिया एवं उसकी वृद्धि क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। फिर उसके बाद आता है पाश्चुरीकरण। क्या आता है, पाश्चुरीकरण। ठीक है, पाश्चुरीकरण क्या होता है, देखिए पाश्चुरीकरण, पैस्चुराइजेशन। ठीक है, पाश्चुरीकरण। लुई पाश्चर ने सर्वप्रथम इस विधि का उपयोग किया था। निम्न ताप होल्डिंग विधि लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड में दूध को
62.8 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 30 मिनट तक, जबकि उच्च ताप छोटा काल विधि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड में द्रव या दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस ताप पर 15 सेकेंड तक गर्म किया जाता है और शीघ्र ही क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। इससे सभी रोगकारी पैथोजेनिक जीवाणु तथा अंतःबीजाणु एंडोस्पोर्स नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, पाश्चुरीकरण में क्या होता है, इसका लुई पाश्चर ने सर्वप्रथम इस विधि का उपयोग किया था। इसमें उन्होंने निम्न ताप होल्डिंग विधि और हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड का यूज किया था। इसमें इन्होंने लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड में दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 30 मिनट तक गर्म किया और उच्च हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड में द्रव या दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक गर्म किया और शीघ्र क्या किया, उसको ठंडा कर दिया, जिससे क्या हो गए, सभी रोगकारी पैथोजेनिक जीवाणु और अंतःबीजाणु एंडोस्पोर्स नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डिब्बा बंदी। ठीक है, डिब्बा बंदी जिसको हम लोग बोलते हैं कैनिंग। क्या बोलते हैं, कैनिंग। तो डिब्बा बंदी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैनिंग। खाद्य सामग्री को भाप द्वारा उच्च ताप यानी 120 से लेकर 126 डिग्री सेल्सियस तथा उच्च दाब पर 15 से 90 मिनट तक गर्म करते हैं और फिर इसको डिब्बों में भरकर वायुरोधी रखकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे आप लोग देखे होंगे जो पैकेट में जो भी खाद्य सामग्री होता है उसको इसी मेथड का यूज कर अधिक दिन तक रखा जा सकता है। फिर उसके बाद आता है निर्जलीकरण मेथड। ठीक है, डिहाइड्रेशन। इस विधि में खाद्य पदार्थों को सुखाया जाता है जिससे इनमें रहने वाले सूक्ष्म जीवों की सक्रियता क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। जैसे फल और सब्जियाँ, इसको क्या किया जाता है, फल और सब्जियाँ, कुछ फल और सब्जियों को क्या किया जाता है, सुखा दिया जाता है। जैसे सोयाबीन का जो सब्जी होता है उसको क्या किया जाता है, सुखा दिया जाता है, जिससे उसमें रहने वाले सूक्ष्म जीवों की सक्रियता क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। या फिर बहुत सारे फल होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे बादाम, किशमिश, ये सब को सुखा देते हैं और इसको जो सुखाने के बाद इसमें जो सूक्ष्म जीवों की सक्रियता जो होती है ख़त्म हो जाती है और इसको जो है अधिक दिन तक जो है रखा जा सकता है। फिर उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो हम लोग का हिमीकरण। ठीक है, हिमीकरण में क्या होता है, हिमीकरण फ्रीजिंग जिसको बोलते हैं, हिमीकरण ताप पर जीवाणु की क्रियाएं बंद हो जाती है, इसलिए ये निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके द्वारा फलों, सब्जियों एवं खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है। जैसे हम लोग फ्रिज में फल और सब्जी को अधिक दिन तक रख सकते हैं। ठीक है, हिमीकरण में क्या होता है, हिमीकरण ताप पर जीवाणु की क्रिया बंद हो जाती है, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो और इससे जो है सब्जी और खाद्य पदार्थों को अधिक दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये हम लोग का जो पहला टॉपिक था भोजन वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और इसका एक वीडियो मैं फिर बनाऊंगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, भोजन के क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसमें। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।